हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा। आज का ये वीडियो लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कैसे रहने वाला है ये आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना लाभदायक रहने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनसे ये मान लो कि आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे वो तो आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलने वाला है। ठीक है, आज का हम जो ये वीडियो करने वाले हैं वो जो अपना लैब असिस्टेंट का एग्जाम 2022 में हुआ था उसका पेपर हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न या पेपर में क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा होता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, विद प्रूफ हम देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पास कंटेंट है पढ़ने के लिए वो सही है या नहीं है। ठीक है, और हमें किस तरीके से इन चीजों को पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, इन सब चीजों का पता इस वीडियो में चलने वाला है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस तरीके की वीडियो हम रोज लेके आते हैं और साथ साथ में अपनी एक PYQ सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। सबसे पहले हम देखो ये वाला जो पेपर है 2022 में एक पेपर हुआ था लैब असिस्टेंट का ज्योग्राफी का, तो वही उसी को हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हम सभी जानते हैं हम सभी जानते हैं कि अपना 150 का पेपर होता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे जीके के और 100 क्वेश्चन होंगे अपने ज्योग्राफी यानी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाएंगे वो कहाँ से आ रहे हैं। जैसे हमने थंबनेल में देखा है कि 90% से अधिक पेपर जो है हमें कहाँ से मिलने वाला है, वो अभी पूरा वीडियो हमें देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो 100 क्वेश्चन है वो हमें कहाँ से और कैसे कवर करने हैं ये वीडियो के बाद ही देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। ऑप्शन एक है ऑप्शन ए है 77%, बी है 97%, सी है 71% और डी है 91%। देखो साथ साथ में इसमें यह भी लिखा गया है कि ये वाले क्वेश्चन कौन सी बुक के किस चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, और हमें हाँ इन क्वेश्चनों को देखने के बाद मतलब ये पता चलेगा कि हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है, वो हम लास्ट में देखेंगे जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है अपनी एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और इसका चैप्टर 13 है महासागरीय जल, वहां से ये सीधा क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसमें पूछा है कि पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, 97% भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी गंगा नदी से किस स्थान पर आकर मिलती है। नदी से जो ब्रैक स्पेस में किस में आकर मिलती है, तो मतलब जो मंदाकिनी नदी है वो गंगा नदी से कहाँ आकर मिलती है। ऑप्शन एक है देवप्रयाग, दूसरा है विष्णु प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्रप्रयाग। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, और चैप्टर है इसका 3 जिसका नाम है अपोहा तंत्र, जहां से ये सीधा क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि मंदाकिनी नदी गंगा नदी में कहाँ आकर मिलती है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो प्रयाग दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, हो सकता है आगे के एग्जाम में और भी आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे धौली गंगा। दो जल धाराएं हैं, धौली गंगा, ये मान लो धौली गंगा है। ठीक है, और एक है विष्णु। विष्णु, तो ये दो जल धाराएं हैं। ये दो जल धाराएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं। ये सबसे पहले ये करेगी अलकनंदा नदी का। अलकनंदा, ठीक है, तो ये अलकनंदा है। जहां धौली गंगा और विष्णु प्रयाग आकर के मिलते हैं, तो ये वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, इसको कहा जाएगा जोशीमठ। जोशीमठ या फिर विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि जब अलकनंदा में एक और नदी आकर के मिलती है, ये मान लो यहां एक और नदी आकर के मिली, इसका नाम है पिंडार।
पिंडार नदी। जिस स्थान पर अलकनंदा से पिंडार नदी आकर के मिलती है वो स्थान कौन सा होता है? वो स्थान होगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, ठीक है। फिर आगे क्या है? ये अलकनंदा ही क्या है? ये गंगा नदी है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगी? ये गंगा नदी। जब गंगा नदी में कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे ये नदियां आकर के मिल रही हैं इसमें, ये नदी का प्रवाह है, ठीक है। ये वाली नदी हो जाएगी मंदाकिनी नदी। इसको एक और नाम से जाना जाता है काली गंगा। अपनी एनसीईआरटी में एक और लिखा हुआ है काली गंगा, ठीक है, काली गंगा। तो जिस स्थान पर गंगा नदी से मंदाकिनी आकर के मिलती है तो ये वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। इसके बाद में क्या होता है? ये गंगा नदी, यहाँ स्पेस नहीं है, मैदान में प्रवेश करती है। किस स्थान पर करती है? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। हरिद्वार। हरिद्वार नामक स्थान पर कहां पर नदी, एक सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि धौली गंगा, दो नदी हैं, धौली गंगा और विष्णुप्रयाग। ये दोनों किस स्थान पर मिलती हैं? ये मिलती हैं जोशीमठ, यानी जिसको विष्णुप्रयाग भी कहा जाता है। उसके बाद में ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती हैं। जब अलकनंदा में पिंडार नदी आकर के मिलती है तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? कर्णप्रयाग। और जब गंगा नदी में, ये गंगा नदी ही है, अलकनंदा आगे किस नाम से कहलाएगी? गंगा के नाम से, ठीक है। अलकनंदा जब गंगा नदी में मंदाकिनी या काली गंगा आकर के मिलती है तो वो कौन सा स्थान होगा? किस स्थान पर आकर के मिलेगी? रुद्रप्रयाग में। और उसके बाद में गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है, कौन से स्थान पे करेगी? ये करेगी हरिद्वार में। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि मंदाकिनी नदी गंगा नदी में किस स्थान पर आकर मिलती है? ऑप्शन नंबर अपना जो है डी सही हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो आपको ये वाला डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों वाली बौछार संबंधित है। ऑप्शन एक है केरल से, दूसरी है तमिलनाडु से, तीसरी है ओडिशा से, और चौथा है पश्चिमी बंगाल से। सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो लिया गया एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, जिससे पहले वाला क्वेश्चन लिया गया था, और चैप्टर है 4 जलवायु। पिछला क्वेश्चन अपना चैप्टर 3 से था, ये चैप्टर 4 से है, ठीक है। इसमें पूछा है कि फूलों वाली बौछार किससे संबंधित है? तो जो मानसून से प्री मानसून वर्षा होती है उसमें उसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना गया है। एक बार फटाफट देख लेते हैं कि जो केरल है, केरल में एक तो आम्र वर्षा होती है, ठीक है, आम्र वर्षा। इसके आने से क्या होता है कि केरल में आम जल्दी पक जाते हैं। और एक आती है चेरी ब्लॉसम बोलते हैं इसको, ये होती है फूलों वाली वर्षा, ठीक है, फूलों वाली वर्षा। ये तो आम के लिए लाभदायक है, और ये वाली किसके लिए हो जाएगी? कहवा के लिए। कहवा के फूल खिलते हैं जब ये बारिश आती है तो कहवा के फूल खिलते हैं, इसीलिए इसको फूलों वाली वर्षा कहा गया है। इसके अलावा एक और है, मतलब ये होगी, उसके बाद में आ जाएगा काल बैसाखी। ये हम देखेंगे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल और असम में, ठीक है। असम में किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से, काल बैसाखी के नाम से, ठीक है। ये जो काल बैसाखी है ये विनाशकारी है वेस्ट बंगाल में, और असम में एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहा जाता है? इसको बारदोली छेड़ा, ठीक है। बारदोली छिड़ा, ठीक है। ये चाय पर्सन के लिए लाभदायक होती है, ठीक है। तो ये वाले नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आम्र वर्षा और फूलों वाली वर्षा कहाँ होती है? ये होती है केरल में, ठीक है, केरल में। और उसके बाद में है काल बैसाखी असम और वेस्ट बंगाल में। और असम में प्री मानसून जो बारिश होती है उसको बारदोली छिड़ा भी कहा जाता है। ये चाय और पर्सन के लिए लाभदायक होती है। यहाँ पूछा है फूलों वाली बारिश, तो फूलों वाली बारिश कहाँ हो जाएगी? ऑप्शन नंबर अपना ए से हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? उष्ण का मतलब है गर्म जल धारा, ठीक है, गर्म जल धारा हमसे पूछा है। पहला है खाड़ी की धारा, बी है लेब्राडोर धारा, सी है कनारी धारा, डी है फोकलैंड की धारा, ठीक है। तो यहाँ उष्ण धारा कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन देखो, सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया। क्लास 11th भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और चैप्टर है 14 महासागरीय जल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है।
और इसमें पूछा है कि जो उष्ण समुद्री धारा यानी गर्म जल धारा कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक गर्म जल धारा है और ये बाकी की जो है ये तीनों की तीनों क्या है, ये ठंडी जल धाराएं हैं। ठीक है, ठंडी धाराएं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि लेब्राडोर कहाँ से आती है, ये ग्रीनलैंड के पास से, मतलब ग्रीनलैंड के इधर लेफ्ट से होती हुई आती है। ठीक है, और जो कनारी की धारा है ये अफ्रीका है उसके उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है, और फोकलैंड की धारा जो है ये जो दक्षिणी अमेरिका है उसका जो मतलब अटलांटिक तट है वहां ये प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। असत्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन एक है ज्वालामुखीता, मुख्यता है ये। ठीक है, ज्वालामुखीता में पृथ्वी की सतह की ओर मैग्मा के प्रवाह से लेकर आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण होता है। दूसरा है भू आकृतिक प्रक्रियाएं अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल वे होते हैं जो पृथ्वी के धरातलीय विन्यास में परिवर्तन लाते हैं। सी है अंतर्जनित एवं बहिर्जनित वे तत्व जिनमें धरातलीय पदार्थों के अधिग्रहण एवं परिवहन की क्षमता होती है, भू आकृतिक कारक कहलाते हैं। डी है पर्वत निर्माण। ठीक है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीपीय रचना महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया है। तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्लास 11th की बुक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर है 6 जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, वहां से ये सीधा का सीधा क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, पूरी की पूरी लैंग्वेज जिस भी क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो इसमें पूछा कि ज्वालामुखीता में पृथ्वी की सतह की ओर मैग्मा के प्रवाह से लेकर आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी रचनाओं का निर्माण होता है, पहला सही है। दूसरा है कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं अंतर्जनित एवं बहिर्जनित वे बल होते हैं जो पृथ्वी के धरातलीय विन्यास में परिवर्तन लाते हैं, ये भी सही है कि जो अंतर्जात और बहिर्जात बल होते हैं उन अंतर्जात और बहिर्जात बलों की जो क्रिया है उसी का परिणाम क्या है, उसी का परिणाम जो है हम जो स्थलाकृतियां देखते हैं, धरातलीय विन्यास हमें देखने को मिलता है, वो उन्हीं का प्रतिफल होता है। तो दूसरा भी अपना सही है। तीसरा है अंतर्जनित एवं बहिर्जनित वे बल होते हैं जिनमें धरातलीय पदार्थों के अधिग्रहण एवं परिवहन की क्षमता होती है, भू आकृतिक कारक कहलाते हैं। नहीं, भू आकृतिक ये दोनों तो बल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बल है। तो भू आकृतिक कारक क्या कहलाते हैं, भू आकृतिक कारक हिमानी हो गया, हिमानी और प्रवाहित जल यानी नदी। ठीक है, प्रवाहित जल, पवन। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है भू आकृतिक कारक। ठीक है, तो अपना सी असत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में हमें कौन सा सत्य है, असत्य है, कौन सा सही है, नहीं है या नहीं है, इन सब बातों पे ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बात और, अगर आप ये वाली जो वीडियो देखेंगे उसके बाद में आप खुद पाएंगे कि जो जितने स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनसे आप कम से कम भी 8 से 10 क्वेश्चन ज्यादा एक्स्ट्रा सही कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। तो जो संक्रमण की अंतिम अवस्था, अपने एनसीईआरटी में 3 अवस्थाएं दी हुई है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या है, प्रथम अवस्था में यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, इसलिए जो प्रथम अवस्था है वो स्थिर जनसंख्या की अवस्था है, ना जनसंख्या घटती है ना बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद में है कि जो जन्म दर है वो तो वैसी ही बनी रहती है, लेकिन मृत्यु दर पे कंट्रोल पा लिया जाता है। जो द्वितीय अवस्था है उसमें मृत्यु दर पर थोड़ा नियंत्रण कर लिया जाता है, उससे क्या होता है कि यहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिलती है द्वितीय अवस्था में। तृतीय अवस्था में क्या होगा कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो या तो स्थिर होती है या फिर कभी कभी ऋणात्मक भी हमें देखने को मिलती है। तो हमसे पूछा है कि जो तृतीय संक्रमण की अवस्था है, लास्ट जो अवस्था है, उसकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। पहला है कि प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों काफी कम होती है। दूसरा है जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद हो जाती है। तीसरा है जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है। चौथा है
जनसंख्या परिवार के आकार में नियंत्रण करने में असफल हो जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्लास 12 की बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और चैप्टर नंबर 2 है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वर्दी, जहां से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो जो संक्रमण की लास्ट अवस्था है उसकी जो पहली विशेषता क्या है कि प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों ही कम हो जाती है, ये अभी अभी हमने देखा है। उसके बाद में है, यानी पहला सही है। बी है कि जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद हो जाती है, ये भी अभी बताया है, ये भी सही है, बी भी सही है। सी है जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, नगरीय और शिक्षित होती है तभी तो जनसंख्या कम होती है। ठीक है, तो सी भी सही है। चौथा है कि जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है, नहीं असफल नहीं होती, सफल होती है तभी तो इनकी जनसंख्या जो है जो वृद्धि दर है वो मंद होती है या फिर कम देखने को मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोहेल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो वाले स्थानों को मिलाती है, यानी कौन से वाले स्थानों को मिलाती है। ऑप्शन एक है प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि, बी है समान औसत मेघावरण, सी है दिए गए समय में समान वर्षा की मात्रा, डी है समान तापमान। तो कौन सा सबसे पहले देखेंगे ये वाला क्वेश्चन क्लास 12 यानी पार्ट 2 का मतलब होता है पार्ट 1 है जो क्लास 11 की प्रैक्टिकल की बुक होती है वो पार्ट 1 है, और पार्ट 2 है जो क्लास 12 की प्रैक्टिकल की बुक है वो है पार्ट 2, और इसका चैप्टर है 3 जहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आइसोहेल रेखाएं किन स्थानों को मिलाती हैं, ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि को मिलाने वाली रेखाएं आइसोहेल रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांशीय एवं देशांतरीय मान 30/30 पर होते हैं का संगत माप है। ऑप्शन एक है 1:10,000, दूसरा बी है 1:2.5 लाख, सी है 1:1,25,000 और डी है 1:50,000। ये वाला क्वेश्चन क्लास 11th की बुक है प्रैक्टिकल की, और चैप्टर 4 है जहां से क्वेश्चन सीधा का सीधा उठाया गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि इसका आंसर क्या होगा कि जो भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र है, ठीक है, जिसमें अक्षांशीय और देशांतरीय मान 30/30 पर होते हैं, तो वो किसके संगत होगा, तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, 1:1,25,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक नहीं है। जहां भी सत्य असत्य नहीं है उनको ऐसे एक बार ब्रैकेट में बंद कर देना है। पहला ऑप्शन है जलापूर्ति, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है श्रम और चौथा है शहरी क्षेत्र। सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो राजस्थान बोर्ड की बुक है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो है राजस्थान बोर्ड की पहले बुक चलती थी, अभी नहीं चलती, काफी टाइम पहले चलती थी, उन बुक से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से राजस्थान बोर्ड की बुक से पूछे गए हैं। तो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें जैसे अपने अभी तो 4 बुक आ रही हैं 11th-12th की, यानी 6 आ रही हैं, और अभी जो 2-2 बुक आ रही हैं वो पहले सिर्फ एक ही बुक में होती थी। तो उसका खंड 2 है, यानी उसका पार्ट 2 है भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था, और उसका चैप्टर है 19 जिसका नाम है उद्योग, जहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसमें क्या पूछा है कि सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक कौन सा नहीं है। पहला है जलापूर्ति, जलापूर्ति सही है, दूसरा है आर्द्रता, ये भी सही है, तीसरा है श्रम, ये भी सही है, चौथा है शहरी क्षेत्र, ये जरूरी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन एक है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक और डी है चतुर्थक। तो ये वाला क्वेश्चन क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर है 7 तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप। तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा, देखो प्रथम में कौन सा आ जाएगा, प्रथम में जो कृषि खनन, ठीक है, कृषि खनन और क्या आता है मछली पालन, ठीक है, मछली पालन, पशुपालन, ये सब किस में आएंगे, ये आएंगे प्राथमिक क्रियाकलाप में। द्वितीयक में कौन से आएंगे, विनिर्माण से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो किस में आएंगे, वो आ जाएंगे द्वितीयक क्रियाकलाप में।
तृतीय क्रियाकलाप में। चतुर्थक में जो भी सेवा सेक्टर से सर्विस सेक्टर से संबंधित हैं वो आएंगे तृतीय क्रियाकलाप में। शिक्षा और चिकित्सा ये भी मतलब एक तरीके की सर्विस ही प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसलिए होना चाहिए तृतीय में, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में इसको फोर्थ जो चतुर्थ क्रियाकलाप है उसमें दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद शब्द को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? न्यू डिटर्मिनिज्म। ठीक है, ये शब्द किसने दिया है? ऑप्शन एक है रेडजेल, दूसरा है एलन सी सैंपल, तीसरा सी है ग्रिफिथ टेलर, डी है विडाल डी ला ब्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन क्लास 12 की बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और चैप्टर है इसका फर्स्ट, मानव भूगोल प्रकृति एक विषय क्षेत्र। ठीक है, भूगोल एक प्रकृति, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये इस चैप्टर का नाम है जहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो जो नवनिश्चयवाद है वो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, यानी जो निश्चयवाद था और संभववाद था उनके बीच का जो मार्ग निकाला था वो ग्रिफिथ टेलर ने निकाला था और उसका नाम दिया था नवनिश्चयवाद। ठीक है, और रेडजेल क्या है? रेडजेल ने पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है, निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद, उसको रेडजेल ने माना था और सैंपल भी इसी की समर्थक थी। ठीक है, और विडाल डी लाब्लास देखो इन्होंने तो पर्यावरणीय या निश्चयवाद को, ठीक है, निश्चयवाद को माना था, और जो ब्लास है इन्हें संभववाद को, ये संभववाद के समर्थक थे। और इन दोनों के जो बीच का मार्ग है वो किसने निकाला था? ये निकाला था ग्रिफिथ टेलर ने। इसके अलावा अपनी एनसीईआरटी में इनकी जो डेफिनेशन दी हुई है वो भी आपको एक बार जाकर के अच्छे से देखनी है। इनकी डेफिनेशन भी बहुत बार, मतलब इन चारों की डेफिनेशन दी हुई है, आप इनको एक बार जाकर के अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से, बी है ओजोन परत के संरक्षण से, सी है अम्ल वर्षा को रोकने से, डी है सतत विकास से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो अपने राजस्थान बोर्ड की बुक है उससे लिया गया है, और ये वैसे शायद अपने एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसका खंड जो पहला खंड है मानव भूगोल के मूल तत्व, चैप्टर है 12 पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर अपना एक सही हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, उसको कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1997 में। ठीक है, तो ये वाली डेट भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में है कि जो ओजोन परत के क्षरण से संबंधित कौन सा था? ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। ठीक है, ये किससे है? ये ओजोन परत से संबंधित है, और उसके ये हुआ था 1987 में। ठीक है, 1987 में। तो इनकी जो ये सन दी हुई है वो भी हमें याद रखनी है। फिर है सतत विकास। सतत विकास किससे संबंधित है? इससे संबंधित एक रिपोर्ट आई थी, ब्रेंटलैंड रिपोर्ट, या द कॉमन ओवर कॉमन फ्यूचर, ऐसे करके एक रिपोर्ट है, या इसको ब्रेंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो इन सब के आपको ये वाले भी मतलब ये कौन सा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, कौन सी रिपोर्ट किससे संबंधित है, ये भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है? ठीक है, अफ्रीका का ऑप्शन एक है अकरा, दूसरा है डकार, तीसरा है केपटाउन, चौथा है लागोस। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर है 8 परिवहन एवं संचार, और ये वाला क्वेश्चन अपनी जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक थी उसमें भी है, लेकिन अभी जो एनसीईआरटी है उनमें भी दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है एक डायग्राम बना करके, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये क्या है? ये है, ये मान लो कि ये अफ्रीका है। ठीक है, तो यहां से क्या निकलती है? यहां से निकलती है ग्रीनविच रेखा। यहां से क्या निकलती है? ग्रीनविच रेखा। तो यहां पर एक हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा है? यहाँ है अकरा, और डकार है वो है लगभग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है डकार। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा, अकरा हवाई अड्डा जो है ग्रीनविच रेखा पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अब्रक उत्पादक के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है अब्रक के लिए, ठीक है। ऑप्शन एक है नेलोर, दूसरा है बी है भीलवाड़ा, सी है कालाहांडी, डी है हजारीबाग। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। क्लास 12 की बुक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, चैप्टर है इसका 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जहां से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो अब्रक उत्पादक कौन कौन से हैं, ये है आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, तो ये आंध्र प्रदेश का नेल्लोर प्रदेश जो क्षेत्र है वो अब्रक उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा ये राजस्थान में है, ये भी अब्रक के लिए। कालाहांडी ये है ओडिशा में, ठीक है। कालाहांडी हो गया, कोरापुट हो गया, संबलपुर हो गया, ये सब किसके उत्पादक क्षेत्र है, ये है बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, कालाहांडी इसका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत के क्षरण में उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन एक है CFC, दूसरा है हेलोन्स, सी है मिथाइल क्लोरोफॉर्म और डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अम्ल। तो ये वाला क्वेश्चन लिया गया है जो राजस्थान बोर्ड की बुक थी उसका जो पार्ट फर्स्ट है मानव बुक मतलब यानी क्लास 12 की बुक का पार्ट फर्स्ट मानव भूगोल के मूल तत्व, चैप्टर है 12 जिसका नाम है पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। तो कौन सा एक इनमें से तत्व है जो ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन CFC ये हो जाएगा, हेलोन्स ये भी हो जाएगा, सी है मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये भी हो जाएगा, और डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है ये इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य जिंक या जस्ता का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन एक है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, डी है कर्नाटक। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जो जीके में भी अपनी ज्योग्राफी आनी है वहां से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो जिंक उत्पादक है तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, इसका सही आंसर राजस्थान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया वह है। ऑप्शन ए है एडविन हब्बल, बी है इमैनुअल कांट, सी है जॉर्ज लेमेट्रे, डी है चैम्बरलेन। तो ये वाला क्वेश्चन जो क्लास 11 की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर नंबर 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछा है कि ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले किसने मत दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा, एडविन हब्बल। तो जॉर्ज लेमेट्रे हैं, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। ये किसने दी थी, ये दी थी जॉर्ज लेमेट्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी भूगोल शब्द किसने दिया था। ऑप्शन एक है इरेटोस्थनीज, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है हिपार्कस और डी है गैलीलियो। ये वाला क्वेश्चन क्लास 11 की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर फर्स्ट है भूगोल एक विषय के रूप में, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। तो भूगोल शब्द किसने दिया है, ऑप्शन नंबर अपना एक सही हो जाएगा, इरेटोस्थनीज ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है, ठीक है। ऑप्शन एक है 10 डिग्री जल संधि, दूसरा है कच्छ की खाड़ी, सी है खंबात की खाड़ी, डी है मन्नार की खाड़ी। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये क्लास 11 की बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, चैप्टर फर्स्ट है भारत और स्थिति जिसका नाम है, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो जल संधि 10 डिग्री चैनल है वो कहाँ से निकलता है। ये निकलेगा लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से क्या निकलता है, 10 डिग्री चैनल। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी ये कहाँ है, ये दोनों ही अरब सागर में है, अरब सागर में स्थित है। फिर है मन्नार की खाड़ी, तो श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली कौन सी खाड़ी है, ये हो जाएगी मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। घ्राणु परिकल्पना चैम्बरलिन, गैसीय परिकल्पना इमैनुअल कांट, दूसरा है द्वितारक परिकल्पना रसेल और निहारिका परिकल्पना
लाप्लास है। ठीक है, ये इनके सही कूट दिए हुए हैं। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास 11th की बुक है, भारत भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये थोड़ा सा क्रम जिसका जो है वही इनके सामने दे दिया, थोड़ा टाइपिंग ठीक नहीं हो पाई है। ठीक है, तो घ्राणु परिकल्पना किसकी है, ये हमें याद रख लेनी है। घ्राणु परिकल्पना है चैम्बरलेन की। दूसरा गैसीय परिकल्पना किनकी है, ये है इमैनुअल कांट की। और द्वितारक परिकल्पना है रसेल की। और निहारिका परिकल्पना है लाप्लास की। ठीक है, तो ये चारों ही आपको याद होने चाहिए। ये जो हम पेपर कर रहे हैं इससे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही देख रहे हैं, इसीलिए पीवाईक्यूज करने के लिए सब बोलते हैं, क्योंकि वहां से 2-3 क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहती है। यानी सीधे के सीधे अगर आप 100 क्वेश्चन देखोगे तो आपके 4 से 6 नंबर आपको बाकी से ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 1 है न्यूजीलैंड, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है डेनमार्क, चौथा है जापान। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये राजस्थान बोर्ड की बुक है, मानव भूगोल के मूल तत्व, चैप्टर है 8 प्राथमिक व्यवसाय, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, प्राथमिक व्यवसाय यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत अपनी क्लास 12th की बुक है, उसमें भी ये वाला दिया हुआ है। लेकिन उसमें जहां यहाँ न्यूजीलैंड लिखा हुआ है वहां लिखा हुआ है उत्तर पूर्वी यूरोप। ठीक है, उत्तर पश्चिमी यूरोप, सॉरी। तो उत्तर पश्चिमी यूरोप में न्यूजीलैंड आता है, तो पहला सही है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। डेनमार्क भी सही है। और एक और इसमें है जो तस्मानिया, वो भी डेयरी उत्पादक में आ जाएगा। जापान इसका आंसर गलत हो जाएगा, यानी जापान डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर अपना डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 है उदयपुर, बी है चित्तौड़गढ़, सी है राजसमंद और डी है कोटा। ये तो हर कोई बता देगा। ठीक है, ये तो जीके का क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th की बुक है, भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था, चैप्टर है 23 सिंचाई एवं पेयजल, जहां से क्वेश्चन उठाया गया है। तो राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसीसी का गठन किया गया, यानी आईपीसीसी है उसका गठन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है विश्व मौसम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, सी है खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, डी है भारत के द्वारा। तो ये वाला क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की किताब है, मानव भूगोल के मूल तत्व, कक्षा 12 की बुक है, और उसका चैप्टर नंबर है 12, जिसका नाम है पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, जहां से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि आईपीसीसी का गठन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर अपना 1 सही हो जाएगा, ये है विश्व मौसम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया। ये तो हर कोई बता देगा, नीति आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, मोदी ने आते यही किया था। ऑप्शन ए है 2014 में, बी है 2015 में, सी है 2016 में, डी है 2017 में। तो ये वाला क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th की बुक है, चैप्टर है 21 भारत में नियोजन, यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। तो नीति आयोग का गठन कब किया था, मोदी जी पीएम बने थे 2014 में, और 2015 में इन्होंने नीति आयोग का गठन किया था। और कब किया था, ये किया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है। एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 1 है दंड आरेख, बी है पिरामिड आरेख, सी है रेखा आरेख, डी है इकाई वर्ग आरेख। और ये वाला क्वेश्चन जो है क्लास 12th की जो प्रैक्टिकल की बुक है उसका चैप्टर 3 है सांख्यिकीय आरेख, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें एक विमीय आरेख का उदाहरण कौन सा नहीं है, दंड आरेख, पिरामिड आरेख और आरेख रेखा आरेख, ये तीनों के तीनों ही एक विमीय आरेख है। ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा। इकाई वर्ग आरेख एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआईएस का पूरा नाम है। ऑप्शन 1 है भूगर्भिक सूचना तंत्र, बी है भौगोलिक सूचना तंत्र, सी है भौगोलिक संस्थान उपग्रह हेतु, और डी है भूगर्भिक मापक भारत का। ये वाला जो क्वेश्चन लिया गया है एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 12th की प्रैक्टिकल की बुक है,
और इसका पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 6 है और पेज नंबर इसका 86 है, जहां से आप इसको जाकर के देख सकते हैं। तो जीआईएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी भौगोलिक सूचना तंत्र, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये इसका ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत पास पास होती हैं तो ढाल होता है। ऑप्शन ए है तीव्र, बी है मंद और सी है अत्यंत मंद, डी है वक्राकार। ये वाला क्वेश्चन क्लास 12 की प्रैक्टिकल की बुक है और चैप्टर 5 है और पृष्ठ संख्या है इसका 49, जहां से आप इसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे के पास पास होती हैं तो वो तीव्र ढाल बनता है। ठीक है, और जब समोच्च रेखाएं दूर दूर होती हैं तो मंद ढाल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, अमेजन बेसिन एवं रेडियो जेनेरियो को, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी एवं पश्चिमी तट। तो स्वेज नहर किसको जोड़ेगी? ये वाला क्वेश्चन क्लास 12 की बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर है 8 अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जहां से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? स्वेज नहर किसको जोड़ेगी? ये जोड़ेगी भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। तो अटलांटिक महासागर और जो प्रशांत महासागर है, इसको कौन जोड़ती है? इसको जोड़ती है पनामा नहर, पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 2018 की रिपोर्ट के अनुसार का अवलोकन करने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र द्वितीयक, ठीक है, दूसरा पूछा है यहाँ पे, द्वितीयक जनसंख्या घनत्व वाला है? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, बी है अफ्रीका, सी है यूरोप, डी है लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन। तो ये वाला क्वेश्चन क्लास 12 की बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर नंबर है अपना 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें द्वितीय पूछा है, तो द्वितीय कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले नंबर पे तो आता है, एक नंबर पे एशिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, अफ्रीका दूसरे नंबर पे है। फिर ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे, ठीक है, यूरोप। और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन जो है, कैरेबियन है, ये आ जाएगा 4 नंबर पे। और उत्तरी अमेरिका आ जाएगा 5 नंबर पे। और इसके बाद में एक और है 6 नंबर पे आ जाएगा ओशिनिया, ओशिनिया। ठीक है, तो इनका घनत्व का क्रम भी पूछा जा सकता है कि कम से ज्यादा की ओर, ज्यादा से कम की ओर बताओ। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा एशिया, फिर अफ्रीका, उसके बाद में यूरोप है, फिर आ जाएगा तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे यूरोप है, 4 नंबर पे लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन है, 5 नंबर पे उत्तरी अमेरिका है और 6 नंबर पे ओशिनिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट तापमापी पर पानी का क्वथनांक क्रमिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 87 डिग्री फ़ारेनहाइट और सी है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये वाला क्वेश्चन क्लास 11th की प्रैक्टिकल की बुक है, चैप्टर नंबर 8 है और जिसके पेज नंबर 105 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट तापमापी पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, यानी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पूछा है, 22 में पेपर था अपना। ठीक है, सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक HDI वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है स्विट्जरलैंड, बी है स्वीडन, सी है नीदरलैंड, डी है नॉर्वे। तो ये वाला क्वेश्चन क्लास 12 की बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर नंबर 4 है मानव विकास। ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी इसमें पूछा है 2020 का डाटा देकर के, अभी आपका एग्जाम 26 में होगा, तो हो सकता है आपको 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च स्थान किसका है या फिर इंडिया का कौन सा है, यह आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार
फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। और इंडिया का कितना है? भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है? वो है 130। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो 25 के आंकड़े हैं ये दोनों। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर पे है स्विट्जरलैंड और इंडिया का पूछे तो 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के नौगम्य यानी फेरी के दोनों ओर स्थित ग्रामीण अधिवास को कहते हैं। ऑप्शन ए है रेखीय, बी है वाई आकार, सी है टी आकार और डी है दोहरे आकार का प्रतिरूप। तो ये वाला क्वेश्चन क्लास जो ओल्ड एनसीईआरटी है वहां से लिया गया, पुरानी वाली एनसीईआरटी से। क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और इसका चैप्टर नंबर 10 है मानव बस्ती, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा है कि नदी के नौगम्य फेरी के दोनों ओर, यानी ये नदी बह रही है ऐसे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि नदी के नौगम्य के दोनों ओर, यानी एक गांव इधर है और एक गांव इधर है। फेरी यानी फेरी का मतलब नाव में बैठ के लोग इधर से उधर आते जाते हैं। तो इसके ग्रामीण अधिवास को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, दोहरे आकार का प्रतिरूप। रेखीय क्या होगा? रेखीय जब बस्ती जो है इसके नदी के जो किनारे किनारे ऐसे बस जाएगी तो उसको कहा जाएगा रेखीय। या फिर सीधी सड़क के सहारे सहारे यहाँ पर ये मान लो कि बस्ती का निर्माण हो गया तो वो हो जाएगी रेखीय। उसके बाद में है वाई आकार। वाई आकार में क्या होता है कि जब एक रोड मतलब एक सड़क दूसरी सड़क आकर मतलब दो जो सड़कें हैं एक सड़क में आकर के मिल जाती हैं तो ऐसे वाई जैसी संरचना बनती है। और यहाँ पर जब बस्ती का निर्माण होता है ऐसे इसके किनारों पर, तो किस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है? वाई आकार की। ऐसे ही है टी आकार की। टी आकार में क्या होता है कि एक सड़क सीधी जा रही होती है और उसके समकोण पर आकर के दूसरी सड़क आकर के मिल जाए और इसके साइड साइड में मान लो कि यहाँ क्या हो जाए, बस्तियां जमने बसने लग जाए, तो किस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है टी आकार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश साफ्टा का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है भारत, बी है मालदीव, सी है अफगानिस्तान, डी है पाकिस्तान। ये वाला क्वेश्चन कहां से लिया गया? क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर नंबर 9 है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पूछा है कि साफ्टा का सदस्य कौन सा नहीं है। तो साफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? ये है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये इसकी जो साफ्टा है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी जनवरी 2026 में, सॉरी 2006 में। ठीक है, जनवरी 2006 में। तो साफ्टा में 7 सदस्य देश हैं। 7 कौन कौन से हैं? इसमें कौन सा नहीं है पहले हम ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, अफगानिस्तान साफ्टा का सदस्य नहीं है। तो 7 सदस्य, एक इंडिया हो गया, दूसरा मालदीव हो गया, तीसरा पाकिस्तान हो गया। ठीक है, चौथा हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश 5 नंबर पे हो जाएगा भूटान, 6 पर हो जाएगा नेपाल और 7 पर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका। तो जो साफ्टा के देश हैं वो 7 हैं। कौन कौन से हैं? जनवरी 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 सदस्य देश हैं, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका इसके सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान इसका सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है? ऑप्शन एक है भूआकृतिक विज्ञान, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है जलवायु विज्ञान और चौथा है मृदा विज्ञान। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? कौन सा जो भौतिक भूगोल की शाखा है? तो ये सारी ही शाखाएं भौतिक भूगोल की हैं। ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, ये सभी। और ये वाला क्वेश्चन कहां से लिया गया? क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर नंबर 1 ही है भारत एक भूगोल एक विषय के रूप में, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है? ऑप्शन एक है 72%, बी है 78.2%, सी है 75%, डी है 70.8%। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? चैप्टर क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और चैप्टर नंबर 13 है महासागरीय जल। देखो कोई भी एग्जाम है उसमें मतलब जो ये वाली बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये मतलब पूरी एनसीईआरटी का आधार है। 11th-12th की जो बुक है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है तो ये वाली बुक है। ठीक है, ये वाली बुक है। जो स्कूल लेक्चरर है उसमें भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है? ये सब हम सभी जानते हैं, लगभग 73% यानी 70.8%। ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अटलांटिक महासागर में गर्त अवस्थित है। ऑप्शन ए है 6, बी है 19, सी है 32, डी है 57। ठीक है, और ये क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर 13 है महासागरीय जल। इससे अभी तक 4-5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो जो अभी तक जो गर्त खोदे गए हैं वो कितने खोदे गए हैं? 57 गर्तों की खोज की गई है। इसमें से 32 गर्त प्रशांत महासागर में, ठीक है, फिर है 19 गर्त अटलांटिक महासागर में और 6 गर्त हिंद महासागर में। हिंद महासागर में हमें यहाँ पूछा है अटलांटिक महासागर में, तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। 6 हिंद महासागर में, 32 प्रशांत महासागर में, टोटल 57 है और 19 किसमें? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, ऑप्शन ए है 8 डिग्री 4 उत्तर से 38 डिग्री 7 मिनट उत्तर, दूसरा बी है 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर से 57 डिग्री 25 मिनट उत्तर, सी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व, और डी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? क्लास 11th की बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, चैप्टर फर्स्ट है भारत स्थिति, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। हम सभी जानते हैं जो भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर से दक्षिण की ओर अक्षांशीय विस्तार, और देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा? देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट। ये हो जाएगा इसका देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो इनकी लंबाई और जो भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, यानी उत्तर से पूर्व की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1, 2 और 3, यानी 32, 14। और जो पूर्व से पश्चिम की तरफ है, ये इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी भारत की? ये हो जाएगी 29, 33 किलोमीटर में है ये। ठीक है, तो ये भी हमें साथ साथ में याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये देखो फिर से बताती हूँ, ये वाला है अक्षांशीय विस्तार और ये वाला है देशांतरीय विस्तार, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN संकेताक्षर के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है इंडियन यूनियन फॉर कंजर्विंग नेचर, बी है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सी है इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्विंग नेचर, और डी है इंडियन यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो जो IUCN है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है क्लास 12th की, जो पुरानी पुस्तकें हैं, और उसका चैप्टर नंबर 11 है संसाधन रिसोर्सेज, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN की फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से IUCN धारा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए है पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, बी है यह ठंडी धारा है, सी है यह क्यूरोसियो धारा के नीचे प्रवाहित होती है, डी है इसे क्यूरेल धारा भी कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? ऑप्शन नंबर NCERT क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर नंबर 14 है महासागरीय जल की गतियां। देखो आपको इतना तो इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, लगभग 40 के आसपास पहुंचने वाले हो रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना होगा अभी। ठीक है, इसमें पूछा है IUCN धारा, तो IUCN धारा क्या है? एक ठंडी जल धारा है। ठीक है, यह उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, ऑप्शन ए सही है। दूसरा है यह ठंडी धारा है, बी भी सही है। सी है क्यूरोसियो धारा के नीचे प्रवाहित होती है, नहीं, क्यूरोसियो धारा के नीचे प्रवाहित नहीं होती है, ऊपर से IUCN धारा आती है और नीचे से कौन सी जाती है? क्यूरोसियो धारा जाती है, दोनों वहां पर मिलती है। ठीक है, तो ये नीचे प्रवाहित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा। ठीक है, और जो इसको क्यूराइल धारा भी कहा जाता है IUCN धारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक तटबंध किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए है नदी के द्वारा, बी है हिमानी के द्वारा, सी है पवन द्वारा, डी है सागरीय लहरों के द्वारा। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर नंबर 7 है भू-आकृतियां तथा उनका विकास है। ठीक है, तो आप खुद भी देख लो यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बुक से।
तो प्राकृतिक तटबंध किसके सहारे बनते हैं? ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा, नदी के सहारे। जैसे ये नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसके जो साइड साइड में जो बनते हैं ऐसे, ये प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है सूरत, बी है भरूच, सी है वडोदरा, डी है मेहसाणा। तो ये जो राजस्थान बोर्ड की बुक है क्लास 12th की, और चैप्टर 17 है ऊर्जा संसाधन, जहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो आप खुद भी देख लो कि जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है वहां से भी कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक है वहीं से पूछे जा रहे हैं। अभी तक एक भी क्वेश्चन, मतलब हमने 41 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक भी क्वेश्चन मतलब किसी और बुक से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसी से ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इसलिए आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस में से पढ़ना है, वो आप खुद देख लीजिए, ठीक है। तो गुजरात का जो अंकलेश्वर क्षेत्र है वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, भरूच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? ठीक है, मात्रात्मक। ऑप्शन ए है वर्णमात्री मानचित्र यानी कोरोप्लेथ, बी है सम्मान मानचित्र यानी आइसोप्लेथ, और सी है बिंदु मानचित्र यानी डॉट मैप्स, और डी है वर्ण प्रतीकी मानचित्र। तो कौन सा इसमें मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? ये तीनों तो मात्रात्मक वितरण मानचित्र है, ठीक है, जो कोरोप्लेथ है, आइसोप्लेथ है और डॉट मैप है। ये सब के सब क्या है? ये मात्रात्मक वितरण मानचित्र है। ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, वर्ण प्रतीकी मानचित्र, जिसमें प्रतीकों के द्वारा जो है बताया जाता है। ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 12th की प्रैक्टिकल की बुक है, चैप्टर नंबर है 3, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादक में महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए है, यहाँ सीमेंट उत्पादन का पूछा है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, डी है केरल। तो ये वाला क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th की बुक से लिया गया है, चैप्टर नंबर है 19, जिसका नाम है उद्योग, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीमेंट उत्पादक में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, केरल इसका आंसर नहीं होगा। सॉरी, केरल इसका आंसर होगा, ठीक है, सीमेंट उत्पादन में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए है चाय उत्पादन, बी है चावल उत्पादन, सी है गेहूं उत्पादन, डी है खट्टे फलों का उत्पादन। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। अभी तक क्लास 11th ही चल रही है, 50 क्वेश्चन होने को जा रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर है 12, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, अंगूर, अंजीर, ये सब कहाँ होते हैं? ये भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है, या भूमध्य सागरीय जहाँ जलवायु पाई जाती है, वहां पर इस प्रकार की कृषि हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है गांधी सागर बांध, बी है राणा प्रताप सागर बांध, सी है पोंग बांध, और डी है जवार सागर बांध। तो आप ये सब इजीली बता देंगे कि इसमें कौन सा जो है चंबल परियोजना, चंबल नदी है उस पर नहीं बना हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड यानी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है क्लास 12th की, चैप्टर नंबर 23 है सिंचाई एवं पेयजल, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है, राणा प्रताप भी है और जवार सागर बांध भी है, यानी पोंग बांध इसका आंसर राइट हो जाएगा। पोंग बांध किस पर है? ये है व्यास नदी पर, व्यास नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है असम, बी है बिहार, सी है पश्चिमी बंगाल, डी है तमिलनाडु। ये वाला क्वेश्चन क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, और ये राजस्थान बोर्ड की नहीं है, ये उसकी है, राजस्थान बोर्ड वाली में है ये, ठीक है। भारत के संदर्भ में नियोजन नहीं, ये गलत है, ये एनसीईआरटी की बुक से है, जिसमें अपने कर्सी वाला दिया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। और शायद भारत लोक और अर्थव्यवस्था क्लास 12th की बुक है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, असम। असम में लगभग 33% जो चाय का उत्पादन, यानी भारत में जितनी चाय उत्पादन होती है उससे 50% से अधिक चाय का उत्पादन कौन करता है? असम करता है। ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है?
ऑप्शन ए है बनास, बी है चंबल, सी है माही, डी है लूनी। ये वाला क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की क्लास 12 की बुक है, चैप्टर नंबर है 23 सिंचाई एवं पेयजल, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो बजाज सागर बांध किस नदी पे बना है? ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, माही नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है विबोआ, ठीक है, बी है सिंगी खम्बान, सी है संगर, डी है गोमल। एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है, भारत भौतिक पर्यावरण, चैप्टर नंबर 3 है अपोहा तंत्र, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सिंधु नदी जो है उसको तिब्बत में अलग नाम से जाना जाता है, उसको कहा गया है ऑप्शन नंबर ए से बी से ही हो जाएगा सिंगी खमान, या इसको शेरमुख भी कहा जाता है, शेरमुख। तो ये वाली जो सिंधु नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास में एक भोकरचू, क्या है? बोखरचू, बोकरचू के पास में एक हिमनद है जहां से ये सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, इसके बाद में जो ये विबोआ और संगर और गोमल, ये जो 3 नदियां दी हुई हैं, ये जो सिंधु नदी है इसी की सहायक नदियां हैं, और ये तीनों की तीनों जो सुलेमान श्रेणी है उससे निकलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोगनी वनस्पति प्रजाति वनों में पाई जाती है, यानी महोगनी जो वनस्पति है कौन से वनों में पाई जाती है? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय कांटेदार, बी है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, सी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, और सॉरी बी था उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, सी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, और डी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है, भारत भौतिक पर्यावरण, और अध्याय 5 है प्राकृतिक वनस्पति, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो महोगनी कौन से में आएगा? ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। इसमें कौन कौन सा आ जाता है? एक रोजवुड आ जाता है, ठीक है, रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी, ये भी इसके एग्जाम्पल हैं। बाकी सबके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप जाकर के देखो, इनके सारे ऑप्शन हैं। आपको अगर कोई पीवाईक्यूज सॉल्व करना है या एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आपको ना पूरे के पूरे ऑप्शन सॉल्व करने चाहिए। और इसी तरीके से हमने जो, इससे क्या होता है कि इसके आसपास से क्वेश्चन तो यहीं से पूछेंगे ना, आगे ये पूछ लो, यहाँ अभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार का ये एग्जाम्पल देके पूछ लिया, हो सकता है आगे उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार का पूछ ले, या इनमें से कोई भी पूछ ले। तो आपको अगर पीवाईक्यू सोल्व करने हो ना, तो आप ऐसे करो कि पूरे जो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं जिनके बारे में आपको आता है, आप उनके आगे पेंसिल से लिखते जाएं, आता है तो, अगर नहीं आता है तो उसको जाकर के बुक में देखें। और इसी तरीके से हमने एक पीवाईक्यूज एक सीरीज भी चला रखी है जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर आधारित है, और हम पूरे मतलब उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और पूरे डिटेल के साथ में उनको देखते हैं, सभी ऑप्शन को हम एक एक करके देखते हैं, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है देहरादून, बी है शिमला, सी है जोरहाट, और डी है इलाहाबाद। ये राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th की बुक है, चैप्टर नंबर 11 है संसाधन, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा, देहरादून में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो अपने 100 क्वेश्चन में से जो सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से हमने आज 50 देख लिए हैं, और कल के वीडियो में 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब इतने 50 क्वेश्चन करने के बाद आप बताओ कि एक भी क्वेश्चन कौन सी बुक से पूछा गया है जो एनसीईआरटी में या राजस्थान बोर्ड की बुक में नहीं था और जो अदर बुक में था। तो अब खुद देख लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है। अभी 20-22 दिन बचे हैं, अगर आप चाहोगे तो हम एक मैराथन भी ले आएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी एनसीईआरटी है वो कवर हो पाए। आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू चाहिए या एमसीक्यू चाहिए। ठीक है, तो वही हम करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।